भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। आज मैं आप सभी लोगों को विविध होगा कि मेरे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च को अंग्रेजों की सरकार के द्वारा जो फांसी की घोषणा हुई थी उसके बारे में मैं विविध सी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या हुआ जो एक दिन पहले ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। मैं आपको विविध से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। क्या होता है कि लोग फेसबुक के ऊपर भी लाइव आ जाते हैं और ऐसे ऐसी कोई कूटनीतिक बातें करके चले जाते हैं। मेरा मकसद ऐसा कोई नहीं रहेगा जो किसी के बारे में कूटनीतिक बातें करना, गौ माता के बारे में बोलना, ऐसा मैं ज़्यादातर करता भी नहीं हूँ। मेरे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलना, ये मैं विविध से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। सभी देश के तमाम नागरिकों को भी मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलना। ज़्यादातर क्या होता है कि देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलना, वही आदमी जिंदगी में आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो समाज और जात पात के ऊपर लड़ते हैं वो जीवन के अंदर कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। ये बात सही है, क्योंकि जात पात के ऊपर जो आदमी लड़ गया वो टूट गया। ये बात सही है। आप कहें तो मैं व्हाइट पन्ने के ऊपर लिख करके भी दे सकता हूँ कि जो आदमी जात पात के ऊपर गया वो आदमी टूट गया। इसका मैं कहने का मतलब चाणक्य नीति कहती है जो आदमी जात पात के ऊपर गया वो आदमी टूट गया। या आप समझ करके चले। तो आज मैं विविध से जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि 23 मार्च 1931 मेरे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु अंग्रेजों की सरकार ने जो फांसी की घोषणा की थी 24 मार्च को, और ऐसा क्या हुआ कि एक दिन पहले ही मेरे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया। विविध से जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अंग्रेजों की सरकार घबराई हुई थी भगत सिंह को फांसी देने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के मन में इतना डर था कि यदि भगत सिंह को फांसी दी गई तो देश में बगावत हो सकती है, देश में बगावत हो सकती है और 1 महीने तक भी मेरे देश के अंदर हम लोग राज नहीं कर पाएंगे। ये अंग्रेजी सरकार इतनी घबराई हुई थी, क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई तो ये दिन तय था 24 मार्च 1931 को। ऐसा क्या हुआ जो एक दिन पहले ही फांसी की सजा पर लटका दिया मेरे देश के क्रांतिकारियों को। मैं आपको विविध से कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की सरकार इतनी घबराई थी, इसलिए घबराई थी क्योंकि बगावत हो सकती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में। उस समय भी मेरे देश के क्रांतिकारी चाहते थे अंग्रेजों को मार के भगा करके निकाल सकते थे। ऐसी की ऐसी एक ज्वाला उठी थी 1857 में, जो आजादी की पहली जंग मानी जाती है, स्वतंत्रता की पहली जंग, जो आजादी की पहली जंग मानी जाती है। मेरे देश के क्रांतिकारियों ने जो एक साथ में बगावत करते तो लगभग हम 1857 में भी आजाद हो जाते थे। क्या कि दिन तय किया था 31 मई को और अलग अलग जगह पर कभी 10 मई को, कहाँ पर 8 मई को, ऐसी ऐसी बगावत हुई और उस संकल्प को बना करके नहीं चले और 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई। और फांसी देने के बाद में देश के नागरिकों के मन में इतना जोश, हर्ष और उल्लास था कि अंग्रेजों को मार करके भगा करके ही हम दम लेंगे। और साथ ही तो देश के हिंदुस्तानी नौजवान लगभग एक साथ में हम लोग बगावत करते तो 1857 में भी ये मुल्क मेरा आजाद हो सकता था। लेकिन थोड़ी सी कुछ क्षण विशेष, आपको मन में जाट जाति के लोग होते, जाट जाति राजस्थान में होते, महाराष्ट्र में लोग मराठे होते, मराठे, उनके मन में जोश था, जिज्बा था, हर्ष था, उल्लास भी था। उसके मन के अंदर इतना जोश था कि मंगल पांडे को फांसी की दी गई अंग्रेजों के द्वारा बैरकपुर की छावनी में। सभी के मन में जोश और जिज्बा था कि अंग्रेजों को मार के भगा करके ही हम दम लेंगे। ऐसा कुछ हुआ और वो ही मौका हमने खो दिया 1857 वाला। ऐसी की ऐसी एक ज्वाला उठी 1885 के अंदर, वो भी हमने मौका खो दिया। और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर के अंदर, वहां पर पे भी वो हमने मौका खो दिया। वहां पर 3000 से ज्यादा सैनिक लोग, मेरे देश के क्रांतिकारी लोग, वो मारे गए थे जनरल डायर के द्वारा। राउंड गोलियां चली थी अमृतसर के अंदर और 3000 से ज्यादा सैनिक लोग मारे गए। ऐसी की ऐसी ज्वाला उठ रही थी अभी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की फांसी की घोषणा तय हो गई। फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी गए लंदन के अंदर जाकर के इरविन से समझौता किया। इरविन ब्रिटिश सरकार का एक गवर्नर जनरल था, एक लीडर था, एक नेता था, एक माफिया था, एक डॉन था। और इरविन के साथ में समझौता करने के लिए महात्मा गांधी गए और महात्मा गांधी को बोला गया कि आप शायद तो मैं भगत सिंह की फांसी की सजा रोक सकता हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो महात्मा गांधी ने पूछा कि भाई ऐसी क्या शर्त है जो भगत सिंह की फांसी की सजा आप रोक सकेंगे। एक मेरी शर्त है कि यदि भगत सिंह यदि माफीनामा लिख करके दे और ऐसा लिखे इसके अंदर कि मैंने देश के साथ में गद्दारी की है और अंग्रेजों के साथ में वफादारी की है और वफादारी करने की कोशिश किए जा रहे हैं, और
ऐसा ऐसा कोई माफीनामा लिखे मैंने अंग्रेजों की सरकार के साथ में बगावत की है, ऐसा भविष्य के अंदर कभी नहीं करूंगा। उस माफीनामे के अंदर ऐसे कोई शब्द लिखे और उसके ऊपर भगत सिंह के हस्ताक्षर हो, तब जाकर के मैं फांसी की सजा रोक सकता हूं। ऐसा इरविन कह रहा है महात्मा गांधी को कह रहा है लंदन के अंदर इरविन कह रहा है। और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं ऐसी कोई शर्त मेरे को मंजूर नहीं है। शर्त इसलिए मंजूर नहीं है कि भगत सिंह का मेरे पास में कोई कन्फेंट नहीं है। कन्फेंट मेरे पास में होगा तो मैं भगत सिंह से वार्तालाप करूंगा, यहाँ से मैं टेलीग्राम करूंगा हिंदुस्तान के अंदर और भगत सिंह से वार्तालाप करेंगे मेरे देश के नौजवान। और वार्तालाप करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा करना है, बात बनती है तो ठीक है, अन्यथा आपको मना कर देंगे। तो वहां से महात्मा गांधी ने टेलीग्राम किया। भारत के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिसका नाम था तेग बहादुर सत्रू जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। तेग बहादुर सत्रू जी को फोन किया महात्मा गांधी ने और कहा कि देखिए आप जल्दी से जाइए लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर, लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर जाकर के भगत सिंह से वार्तालाप कीजिए कि इरविन ऐसा कह रहा है। इरविन जो महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो का वो भगत सिंह से सुनाइए, ऐसा बोलिए कि इरविन ऐसा कह रहा है, एक माफीनामा लिखिए, उसके ऊपर आपके दस्तखत होने जरूरी है और उसके अंदर ऐसा लिखिए कि अंग्रेजों की सरकार के साथ में मैंने बगावत की है, भविष्य के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और उसके ऊपर आपके हस्ताक्षर होने जरूरी है। ऐसा कहा तो मेरे देश के भगत सिंह ने कहा कि मेरे को ऐसी कोई शर्त मंजूर नहीं है, जो मैं भी मानता हूं कि मैंने देश के साथ में कोई ऐसा धोखा नहीं किया है, मैं देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहा हूं और मेरे देश के नागरिक भी यही सोचते थे कि मैं देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहा हूं। देश के नौजवान थे, मेरे देश के क्रांतिकारी थे, लगभग 6,42,000। वो सभी लोगों के मन में था कि भगत सिंह ने कोई गलत किया ही नहीं और माफीनामे का प्रश्न ये है वो रद्द किया जाए। और इरविन के साथ में आप समझौता कर रहे हैं तो इरविन को मना कर दीजिए कि माफीनामे का प्रश्न बीच में ना लाया जाए। क्यों ना लाया जाए कि भगत सिंह मना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं तो मैं माफीनामा लिखूं किस बात का। भगत सिंह ने ऐसा कहा तेग बहादुर सत्रू जी को। तेग बहादुर सत्रू जी को फिर महात्मा गांधी को टेलीग्राम किया और टेलीग्राम में कहा कि देखिए भगत सिंह मना कर रहे हैं, भगत सिंह ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मैं माफीनामा लिखने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं माफीनामा नहीं लिखूंगा। फिर वहां से टेलीग्राम हुआ और महात्मा गांधी ने यह इरविन को सुनाया और इरविन को सुनाने के बाद में महात्मा गांधी लंदन के अंदर एक इंडिया हाउस ऑफ लाइब्रेरी है, सॉरी इंडिया हाउस भवन है, उस भवन के अंदर मीटिंग रखी गई और मीटिंग के अंदर मेरे देश के क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। वो उनके खुद के पैसों से भवन बनाया था लंदन के अंदर, खुद के पैसों से भवन बनाया था लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। हाँ, उसमें सरकार का कोई बजट ही नहीं था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने खुद के पैसों का भवन बनाने के बाद में जो मीटिंग रखी गई, ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आखिरी मीटिंग माना जाता है मेरे देश के नौजवानों के द्वारा, मेरे देश के क्रांतिकारियों के बारे में। क्योंकि आखिरी मीटिंग में ये प्रश्न रखा गया कि भाई इरविन ऐसा कह रहा है कि भगत सिंह की फांसी की सजा रोक सकता हूं, तो मेरे देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा कि इरविन बहुत बड़ा चालाक आदमी है, अंग्रेजों का नेता, डॉन, माफिया और लीडर है और इरविन बहुत बड़ा चालाक आदमी है और इरविन भगत सिंह की फांसी की सजा इसलिए रुकवाना चाहता है क्योंकि अंग्रेजी सरकार जिंदा रहे, नहीं तो लगभग फांसी की सजा होने के बाद में लगभग 1 या 2 महीने के अंदर बगावत होगी और हमारे को राज करना मुश्किल हो जाएगा। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर रहेगी नहीं, ये दिन तय है। यदि हम लोगों ने फांसी दी गई तो बगावत हो सकती है। देश के क्रांतिकारियों के बारे में, देश के नागरिकों के बारे में जो हर्ष और उल्लास था कि फांसी की सजा हो गई तो हम लोग बगावत करने वाले हैं, ऐसा हुआ। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने महात्मा गांधी से कहा कि यह बात है और इरविन बहुत बड़ा चालाक आदमी है और इरविन के साथ में ऐसा कुछ समझौता और माफीनामे का प्रश्न बीच में अभी नहीं लाना है और फांसी हो रही है वो अच्छा है। तो फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने भी कहा इरविन को ऐसा कहा कि देखिए देश के साथ में बगावत हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता है। अंग्रेजों के मन में भी था और महात्मा गांधी के मन में भी था, देश के नागरिकों के मन में भी था और ऐसा बहुत बार हुआ। तो फिर क्या किया कि अंग्रेजों की सरकार, क्योंकि अंग्रेजों के नियम थे, कानून क्या था कि सुबह के 6 बजे दिन तय किया था, उसी दिन सुबह के 6 बजे को फांसी दी जाती है। कोई भी देश का कोई भी नागरिक हो उसके सुबह को 6 बजे फांसी दी जाती है। और ऐसा क्या हुआ जो शाम को ही फांसी दी गई, एक दिन पहले फांसी दी गई, वो यही है, मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ऐसा हुआ और इरविन ने एक दिन पहले ही फांसी दी। फांसी इसलिए दी
क्योंकि बगावत हो जाएंगी। सुबह आएंगे भगत सिंह के माता अमृता आएंगे, विद्यावती आएगी, किशन सिंह जी आएंगे, अजीत सिंह जी भी आएंगे और देश के अंदर बगावत हो सकती है। तो एक दिन पहले ही फांसी दी जाएगी और शाम को फांसी दी जाएगी। सुबह देश के नागरिक, नौजवान और भगत सिंह के माता पिता सुखदेव राजगुरु के सभी परिवार के मेंबर आएंगे। उस समय उनको राख मिलेगा, भगत सिंह का शव नहीं मिलेगा, ना राजगुरु ना सुखदेव का शव मिलेगा, उसको सिर्फ राख मिलेगा। राख मिलेगा तब जाकर के कोई बगावत होगी नहीं, काम पूरा हो गया, खेल खत्म, बंद हो गया। तो फिर एक इरविन ने काम किया गया कि एक लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर एक सब्जी लेने के लिए ट्रक आया करता था। ट्रक सब्जी लेकर के आया करता था। तो ट्रक के अंदर ट्रक ड्राइवर को बोला गया कि देखिए आपको ड्राइविंग करना है, पीछे अंदर कुछ मेंबर बैठे हुए हैं, उससे कुछ वार्तालाप नहीं करना है, उसके साथ में हेल्प करनी है, मदद करनी है। तो अंग्रेजों की सरकार थी, देश के नागरिक थे, घबराए हुए थे, कुछ कहते नहीं ठीक है मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, ठीक है। तो आगे ट्रक दौड़ाता लेके करके गया। तो उसने कहा कि भाई माजरा क्या है, कुछ समझ में तो आना चाहिए, पीछे के लोग बैठे हुए, वार्तालाप नहीं करना है, कारण क्या है। तो उसने एक बहाना बनाया, उसने कहा ट्रक ड्राइवर ने कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और मेरे को कुछ समय लगेगा ठीक करने के लिए। फिर वो धीरे से पीछे की ओर आया और हिंदुस्तान के नागरिकों को पूछा भाई मैं भी पेट के लिए नौकरी करना पड़ रहा है, बता दे भाई माजरा क्या है ये क्या कठपुतली जैसा पड़ा है, कारण क्या है। तो वो कहने लगा, एक आदमी फूटा और बोला कि ये सरदार भगत सिंह का शव है, मृत शरीर है सरदार भगत सिंह का। तो क्या हुआ भाई, कल फांसी होने वाली थी, ऐसा कुछ बोला। तो कि अंग्रेजों की सरकार ने के शाम को ही फांसी दी गई और देश के नागरिक बगावत कर सकते हैं, इसलिए 12 घंटे पहले फांसी दी गई। ऐसा हुआ। ठीक बाद में उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि अब क्या करना है, अब यह करना है कि भगत सिंह के शव को जलाना है। तो ठीक है मैं ऐसा ही कोई स्थान चुनूंगा और उसके बाद में भगत सिंह के शव को जला देंगे और राख हो जाएगा। तो ट्रक ड्राइवर बहुत बड़ा चालाक आदमी और देश के लिए वो जिंदा रहने वाला आदमी, देश के साथ में रह करके जीने वाला आदमी। और ट्रक ड्राइवर ने क्या किया कि फिर बहाना बनाया कि ट्रक के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्रक को रोका गया। वहां पर रोकने के बाद में वो लोग कार्य करने लगे, कोई लकड़ी लेने के लिए गया, ऐसा कुछ काम करने लगे और ट्रक ड्राइवर था वो वहां से फरार हो गया। और हुसैनी वाले इलाके में जाकर के देश के नागरिकों को बताया गया कि देखिए ट्रक ड्राइवर के अंदर भगत सिंह का शव है, सुखदेव राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का शव है और ऐसा कीजिए कि वहां पर आइए और ऐसा करना है, उसका अंतिम संस्कार हम लोग अच्छे से करेंगे। चलो अंग्रेजों ने फांसी तो दी गई है लेकिन अंतिम संस्कार करेंगे वो अच्छे से करेंगे, ऐसा बोला गया देश के नागरिकों के द्वारा, ट्रक ड्राइवर के द्वारा। इतनी बहुत बड़ी भूमिका रही अंतिम संस्कार कराने के लिए भगत सिंह के लिए, उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत बड़ी भूमिका रखी। और वहां से हुसैनी वाले इलाके में जाकर के भगत सिंह के अंतिम संस्कार किए गए। आज भी वहां पर जाना, कभी मैं तो कभी गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना जरूर है कि वहां पर अंतिम संस्कार जो भगत सिंह को दिया गया था वहां पर आज भी कोई जाते हैं तो लोग मत्था टेक करके आते हैं, ये बात सही है। और ऐसे मेरे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उसके बारे में विविध से मैंने आप लोगों को बताया। ये इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के सभी नागरिकों को बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलना जरूरी है क्योंकि मेरे देश के क्रांतिकारी थे। बाकी के लोग तो आज तो नेता लोग वो सभी काम करते ही, आप सभी लोगों को मालूम है कि कूटनीतिक बातें करनी है, वहां से इधर का इधर बोलना, इधर से इधर बोलना, ये हमारा मकसद नहीं रहता। हम लोग बोलते हैं देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलते हैं और ये बोलना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग हिंदुत्व को भूल जाएंगे, उसको दोबारा दोहराएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी को मालूम क्या पड़ेगा कि ये लोग क्रांतिकारी भी थे। उन बच्चों को मालूम क्या पड़ेगा मेरे देश के अंदर कोई क्रांतिकारी भी थे। यदि इतिहास के अंदर भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया, चलो मान के चलो इतिहास के अंदर नहीं पढ़ाया गया, मेरे देश के अंदर कोई नागरिक नहीं बोल पाए तो बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मालूम क्या पड़ेगा कि मेरे देश के कोई क्रांतिकारी भी थे और देश गुलाम था, ऐसा मालूम कैसे पड़ेगा। तो इसलिए देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलना जरूरी है। इसलिए जाति पात के मत के ऊपर ऐसा मत लड़िए, ऐसा मनभेद और मतभेद मत लड़िए। आइए सब लोग मिलकर के देश की आजादी की जंग को लड़े, देश के क्रांतिकारियों को सपने को पूरे करें। ऐसा कुछ करें जो देश के अंदर हिंदुत्व अच्छा हो, कोई भी प्रश्न सामने आए तो देश के लिए प्रश्न आए, ऐसा लड़ाई लड़े कि देश की राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़े। और राष्ट्र के साथ में हम लोग लड़ गए तो किसी की ताकत नहीं हो सकती जो हमारे को बीच में आकर के रोक सके। हम लोग हिंदुत्व के बारे में बोलने वाले आदमी है, फिर हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे तो कोई लोग ऐसे सामने आ सकते हैं। बाकी के लोग मैं गारंटी से और दावे के साथ में कह रहा हूं कि कोई ऐसी
पार्टी भी नहीं होगी, कोई देश के अंदर नागरिक भी नहीं होगा जो बीच में आ सकता है, नहीं आएगा जब हिंदुत्व की बात करेंगे। लेकिन जात पात के ऊपर लड़ गए तो ये बात जरूर है कि वो आदमी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये बात मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। और आप कहे तो व्हाइट पन्ने के ऊपर लिख करके दे सकता हूँ कि आदमी कभी जात पात के ऊपर लड़ गया तो वो आदमी टूट गया, ये मान करके चले। ये बात मैं गारंटी और दावे के साथ में कह रहा हूं। और समाज के अंदर, देश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मैंने बहुत लोगों को भी देखा है कि जो आदमी जात पात के ऊपर लड़ गया वो आदमी टूट गया। इसलिए हिंदुत्व के बारे में बोलना चाहिए। और आज भी कोई एमएलए एमपी या कोई भी आगे पद पर है तो उसके बारे में सुनिए, वो आदमी कभी जाति पात नहीं कर सकता, वो देश के बारे में सोच सकता है, आदमी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे आदमी है जो समाज के अंदर भी हो सकते हैं, मैं ऐसा किसी का नाम लेकर के कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के अंदर भी है और समाज के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो जाति, वो उस आदमी का है, तू उस रैंक का है, तू दलित आदमी है, तू ऐसा है, ऐसा जीवन के अंदर कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करना है। आइए हम लोगों ने खूब लड़ लिया, जाति पात के ऊपर, धर्म के ऊपर खूब लड़ लिया। और आइए आप और हम मिलकर के देश की आजादी की लंग लड़े और देश के क्रांतिकारियों को सपना पूरा करें। मेरे देश के भगत सिंह के क्रांतिकारियों के मन में सपने दे कि मेरे देश के तमाम नागरिकों को आजादी मिल जानी चाहिए। और भगत सिंह ने 1931 में घोषणा कर दी थी कि अब देश ये ज्यादा दिन गुलाम नहीं रहने वाला है, मात्र 15 साल में ये देश आजाद हो जाएगा। और आप 31 में से 15 जोड़ जाइए, लगभग 47 आते हैं और 1947 में मेरा देश आजाद हो गया। ये आप सोच करके चलिए कि भगत सिंह ने 31 में ये घोषणा कर दी और मन के अंदर सभी देश के नागरिकों को भी बता दिया कि 15 साल के अंदर ये देश आजाद हो जाएगा। और 15 साल के आजाद हो गया, बाद में 1947 आया, देश आजाद हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आगे और मौका मिला मेरे को तो मेरे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बोलेंगे जरूर। जय हिंद, जय भारत।